नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आज हम बात करेंगे केंद्रीय जांच एजेंसियों पर रार की। केंद्रीय जांच एजेंसियों को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। अब एक बार फिर से ये मुद्दा गरमाता हुआ दिख रहा है। एनसीपी नेता शरद पवार ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। शरद पवार ने कहा, देश को चलाने वाली सरकार केंद्रीय एजेंसियों का महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में जमकर इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि उन्हें किसी भी कीमत पर वहां सरकार बनानी है। शरद पवार ने यह भी कहा कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस मिलकर महाविकास अघाड़ी एक बार फिर 2024 में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ईडी के छापे को लेकर शरद पवार ने कहा कि 2 राज्यों में चुने हुए प्रतिनिधि बीजेपी को उन राज्यों में सरकार नहीं बनाने दे रहे हैं, इसलिए वहां पर ये छापे पड़ रहे हैं। बता दें कि पिछले हफ्ते ईडी ने शिवसेना सांसद संजय राउत से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की थी। इन छापों को लेकर शरद पवार ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर कहा था कि वरिष्ठ सांसदों के साथ अन्याय किया जा रहा है। शरद पवार ने पीएम ऑफिस में जाकर पीएम मोदी से मुलाकात की थी। इस दौरान उनके साथ लोकसभा सदस्य पीपी मोहम्मद फैजल भी वहां मौजूद थे। वहीं महाराष्ट्र सरकार के 2 मंत्री पहले से ही जेल में हैं। दरअसल महाराष्ट्र सरकार के 2 मंत्री नवाब मलिक और अनिल देशमुख पहले से ही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में हैं और अब संजय राउत के परिवार पर शिकंजा कसने से सियासत और गर्मा गई है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान ममता बनर्जी ने भी इस तरह के आरोप लगाए थे। वहीं बीजेपी, सीबीआई और ईडी की कार्रवाई को जायज गई। केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का जो है बेवजह इस्तेमाल कर रही है या विपक्ष के आरोप बेमानी हैं और एजेंसियां कानून के दायरे में रहकर ही अपना काम कर रही हैं। आखिर जांच एजेंसियों को लेकर सवाल क्यों उठते हैं? करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा। पहले सुनते हैं शरद पवार के आरोपों पर क्या कहना है बीजेपी का। के खिलाफ कार्रवाई करना, घोटालेबाजों के खिलाफ कार्रवाई करना, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करना, यह केंद्रीय एजेंसियों का संविधान प्रदत्त दायित्व है। शरद पवार का परिवार चूंकि घोटालेबाजी की घटनाओं में संलिप्त रहा है, चूंकि उनकी सरकार के 2 मंत्री जेल में बैठे हुए हैं, ऐसे में शरद पवार के पास इस तरह का बयान देने के अलावा तो आखिरकार क्यों जांच एजेंसियों पर रार बार बार होती हुई दिखाई दे रही है, इसी पर आज हमारी खास पेशकश। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रमाकांत मिश्रा जी बीजेपी की तरफ से जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ बृजमोहन श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं एनसीपी की तरफ से, बहुत स्वागत आप दोनों मेहमानों का। सबसे पहला सवाल रमाकांत मिश्रा जी आप ही से, क्यों आखिरकार सरकार पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि जांच एजेंसियों की वो बेवजह इस्तेमाल कर रही है, और इस वजह से भी कि क्योंकि सिर्फ उन राज्यों में जहां पर उनकी सरकार नहीं है, वहां पर चाहे बात सीबीआई की करें, ईडी की करें, सबको पीछे लगा दिया गया है। ये मुख्य जो बार बार आरोप आप पर लग रहे हैं, इसका स्पष्टीकरण भी दीजिए और ऐसा क्यों हो रहा है इस वक्त? लोग आखिरकार कैसे विश्वास करेंगे फिर? और देखिए पूजा जी, यहाँ पर शरद पवार जी का जिस तरह से बयान आया हुआ है और उन्होंने जिस तरह से कहा है जो कि ये केंद्रीय एजेंसियां जो है दुरुपयोग कर रही है, मैं मात्र एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्योंकि एक तो ये अनुभव कैसे जो कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग होता है, जहाँ पर लोकतंत्र जिंदा है, जिस देश में न्यायपालिका है, ये सारी व्यवस्थाएं जब है, तब फिर इस तरह के प्रश्न चिन्ह लगते हैं। देखिए, कोई भी केंद्रीय एजेंसी कानून के दायरे में बिना तथ्य के, बिना सबूत के तो किसी के घर में जाकर के जांच तो करेगी नहीं। जहाँ पर न्यायपालिका है, अगर आपको लगता है कहीं पे भी इसका दुरुपयोग हो रहा है, निश्चित तौर पर आप जाइए, न्यायालय में जाइए, जो कि हाँ इनका दुरुपयोग हो रहा है और इसके ऊपर में बिल्कुल आप ध्यान दीजिए। लेकिन उस चीज के ऊपर में अगर आप राजनीति ही करेंगे, आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में जहां पर केंद्रीय एजेंसियों के जो नुमाइंदे हैं उनको आप बंधक बना करके उसके खिलाफ धरना दे करके आप बैठ जाते हैं। आप महाराष्ट्र में आपने देखा जो कि जिस तरह से 100 करोड़ की उगाही का एक टारगेट दिया गया था, और उस टारगेट के तहत अगर मान लीजिए आपके मंत्री या आपके नेता अभी जेल में हैं और जो गृह मंत्री जो उनका जितना बड़ा पद है और उस पद की गरिमा का ध्यान न रखते हुए जिस तरह से 100 करोड़ की उगाही का एक टारगेट दिया जाता है, उस तरह के बयान आने के बाद, उस तरह की जो बयान अभी आए हैं पवार जी के माध्यम से, निश्चित तौर पर ये बहुत ही निंदनीय है। और इसका मतलब तो आप निश्चित तौर पर आप ये लोकतंत्र के ऊपर में प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं।
जहां पर देख रहे हैं जो कि इस देश में न्यायपालिका भी जिंदा है और लोकतंत्र भी जिंदा है। तो इस तरह का कोई भी राजनीति के उद्देश्य से इस तरह का कोई बयानबाजी न करें, हम उनसे यही अपेक्षा रखते हैं। चलिए ठीक है, ये आपका पक्ष। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, अब यहाँ तो बीजेपी सरकार हमेशा ये कह देती है कि अगर कोई जांच होती है तो जांच होने दीजिए, डर किस बात का है? अगर आप सही हैं, तमाम नेता सांसद बड़े बड़े चेहरे अगर पाक साफ हैं तो डर किस बात का? उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, जांच एजेंसियां अपना काम करेंगी और उसके बाद चली जाएंगी। आप आखिरकार क्यों आपत्ति जताने लग जाते हैं? क्यों पहले से डरने लग जाते हैं? क्यों जो है ऐसा महसूस होने लग जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और इसी वजह से आप ऐसे वार पलटवार करने लगते हैं? फिर बताइए। पूजा जी, देखिए, सबसे पहले तो आदरणीय मिश्रा जी ने कहा उसको स्पष्ट कर दूं कि ये जो आरोप ईडी ये जांच एजेंसियों पे लगता है वो इसलिए लगता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा था कि ये जो जांच एजेंसियां ये एक तरह से सरकार की तोता होती है। तो ये जो बात आती है इसीलिए आती है। उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता पानी पी के इस बात को कहते थे कि सर्वोच्च न्यायालय ने आरोप लगाया है, सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि ये जांच एजेंसियां जितनी भी हैं ये एक तोते की तरह काम करती है। हम लोग जो आरोप लगा रहे हैं उसके पीछे एक कारण, उदाहरण में देता हूं आपको। आदरणीय किरीट सोमैया जी ने एक शिप को लेकर क्राउड फंडिंग की, हाँ। 141 करोड़ रुपए की, उसकी शिकायत हुई। उस पे ना तो ईडी ने कोई कार्रवाई की, ना सीबीआई ने कोई जांच की और ना ही इनकम टैक्स उन तक पहुंचा। और ये लगातार शिकायतें हो रही हैं उनकी। और ये शिकायत कोई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना या कांग्रेस से नहीं की थी शुरू में, ये आम पब्लिक ने की थी, जिनसे कि इन्होंने क्राउड फंडिंग की थी, जिनसे उन्होंने पैसा लिया था, इन्होंने और इनके बेटे ने। आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा केस आप देखिए कि गुजरात में 14 साल तक 6,000 करोड़ रुपए के कोयले का घोटाला हुआ। कोयले का जो आवंटन गुजरात सरकार को होता था वो होता था 1500 से 1800 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से, पर टन के हिसाब से। और वहां के अधिकारी और मुख्यमंत्री से लेके नीचे तक जितने लोग थे उन सारे लोगों ने मिलकर उस कोयले को 6,000 और 5,000 टन के हिसाब से बेचा। 6,000 करोड़ की शिकायत हुई, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की ईडी ने। ईडी को दिखता ही नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि जहां पर सरकार का बस चलता है वहीं कार्रवाई होती है, अपने नेताओं पर ना कार्रवाई होती है। जांच की बात तो छोड़िए। निष्पक्षता की अगर बात है पूजा जी, अगर निष्पक्षता की बात है तो संसदीय यदि कानून एक समान है तो 6,000 करोड़ की भी जांच होना चाहिए, किरीट सोमैया जी की भी जांच होना चाहिए। देन उसके बाद गुजरात सरकार के चीफ मिनिस्टर से लेके नीचे तक सारे लोगों को हटा दिया जाता है। क्यों? क्या कारण था? क्योंकि वो इतने भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को एक निर्णय लेना पड़ा कि यदि मैं इनको नहीं हटाऊंगा तो मेरी पूरी पार्टी यहाँ पर बदनाम हो जाएगी। उन सारे लोगों पे जांच होना चाहिए। और अभी हाल का एक किस्सा है, कर्नाटक के पंचायत राज मंत्री ईश्वरप्पा का। एक कॉन्ट्रैक्टर संतोष के पाटिल ने अपने अपने सुसाइड करने के पहले सुसाइड लेटर में लिखा है कि ये मुझसे 40% का हिस्सा मांगते थे। ये तो एक आदमी ने, कितने लोग होंगे इसके पीछे? वो ईडी को नहीं दिख रहा है, वहां ईडी नहीं जा रहा। ईडी मुद्रा कोर्ट पे नहीं जा रहा जहाँ पे 20,000 करोड़ की ड्रग पकड़ी गई थी। तो हमारा आदरणीय पवार साहब ने जो आरोप लगाया है, आप पवार साहब जो कह रहे हैं कि इनको सिर्फ जो दिखता है वो दूसरों का भ्रष्टाचार दिखता है, और वो भी इसलिए नहीं दिखता कि भ्रष्टाचार है, इसलिए कि उनको किसी ढंग से राजनीतिक दबाव में रखना है जिससे कि वो वहां पर सरकारें जो है अस्थिर सी दिखे। महाराष्ट्र की परेशानी क्या है? महाराष्ट्र में जो बीजेपी के आज जो विधायक हैं, इनमें से करीब 23 ऐसे विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देकर शिवसेना, कांग्रेस या एनसीपी को ज्वाइन करना चाहते हैं। ये लगातार जो इस प्रकार की बातें करते हैं उन लोगों को रोकने के लिए कि किसी ढंग से वो लोग पार्टी छोड़ के ना चले जाए। ये असली कारण है इसका। और इसमें जांच एजेंसी का उपयोग किया जा रहा है, जिसके लिए आदरणीय शरद पवार साहब ने लगातार इस मुद्दे को कहा है कि आप अनावश्यक रूप से इसका उपयोग कर रहे हैं। और केंद्र महाराष्ट्र सरकार ने हमेशा जांच एजेंसियों का सहयोग किया है, चाहे वो एनसीबी हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो। आप देखिए कि जो हमारे आदरणीय नवाब मलिक साहब और आदरणीय अनिल देशमुख जी जेल में है, कोई एजेंसी शिकायत नहीं कर सकती कि महाराष्ट्र सरकार की किसी एजेंसी ने या हमारी किसी राजनीतिक दल ने उनके कार्य में कहीं हस्तक्षेप किया हो। उनको जांच करने की पूरी छूट दी है। और हमें मालूम है कि ये लोग निष्पक्ष रूप से छूटे लिया, जैसा कि अभी मिश्रा जी बोल रहे थे कि उस चंदे की उगाई होती थी। आप देखिए
कि आज तक एक आदमी ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो, सीबीआई को भी नहीं मिला, ईडी को भी नहीं मिला, जिससे ये कहा कि हमने 100 रुपए भी अनिल देशमुख जी को दिए थे। ठीक है। और एक सबसे बड़ी बात है, बस एक मिनट और दूंगा। हाँ। अभी आपने देखा होगा कि कल 2-3 रोज से चल रहा है कि महाराष्ट्र में मुफ्त में लाउड स्पीकर और माइक बांटे जाएंगे हनुमान जयंती के लिए। कौन बांट रहा है ये आदमी? इस आदमी के यहाँ पर सीबीआई ने छापा डाला था, 68 करोड़ की बैंक की हेराफेरी की। इनका नाम इन सब सवालों के जवाब भाजपा का ड्रग वसूली गैंग है, उसमें इनका नाम था। इनको ईडी इनको नहीं देख पा रहा। ईडी क्यों फिर काम नहीं करती है ऐसी जगहों पर? सवाल पूछे गए हैं कि जब आप ईडी की बात करते हैं, सीबीआई जांच एजेंसियों की बात करते हैं, वो सिर्फ कुछ खास चश्मे से सबको क्यों देखते हैं? एक नजर से क्यों नहीं देखा जाता? कुछ एक खास लोगों की, कुछ एक पार्टी विशेषों की ही क्यों जांच पड़ताल की जाती है? अगर बीजेपी के किसी नेता के ऊपर कोई आरोप लगता है तो वहां जांच फिर पीछे क्यों रह जाती है? इसका जवाब क्या है? देखिए पूजा जी, यहाँ पर ब्रिजमोहन जी का मैं बहुत ही आदर करते हुए मैं उनकी बातों का जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, इनको शिकायत है जो कि ये किरीट सोमैया हो, चाहे कर्नाटक का मामला हो, चाहे कहीं का भी मामला हो, केवल शिकायत है इनको जो कि इनकी भी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल जांच होनी चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूँ जो ये जांच नहीं होनी चाहिए। अगर आपको तथ्य मिलता है, अगर डिपार्टमेंट को, एजेंसी को अगर तथ्य मिलता है, विषय अगर बिल्कुल सशक्त मिलता है जो कि हाँ सचमुच में यहाँ पर धोखाधड़ी हुई है, तो निश्चित होना चाहिए कार्रवाई। मैं इसके पक्षधर हूँ। लेकिन साथ भी ये चीज भी इन्होंने मान लिया जो कि गृह मंत्री जो अनिल देशमुख हैं 100 करोड़ की उगाही करते थे। इसका मतलब ये तो जरूर माना जो कि हाँ, चाहे नवाब मलिक हो, ईडी ने जो कार्रवाई करी वो गलत नहीं करी, वो बिल्कुल सही कार्रवाई करी। तो ये जब आप, ये केवल शिकायत है इनका, लेकिन एक चीज को एक्सेप्ट जरूर कर रहे हैं, इस चीज को स्वीकृति दे रहे हैं जो कि अनिल देशमुख जी और नवाब मलिक जी निश्चित तौर पर यहाँ पर कहीं न कहीं धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, ये बिल्कुल संलिप्तता थी उनकी और इसीलिए वो जेल में बंद है। मैं कह रहा हूँ केंद्रीय एजेंसी का जो कह रहे हैं जो कि दुरुपयोग हो रहा है, मैं कह रहा हूँ जो कि दुरुपयोग उस एक व्यक्ति के विरुद्ध में जिस तरह से उन्होंने कहा है, जो पवार जी ने कहा, वो अभी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री से मिलकर के भी आए हैं। देखिए, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे संजय रावत जी हो, चाहे वो नवाब मलिक हो, चाहे किरीट सोमैया हो, चाहे कोई भी हो, या मैं रहूं या पूजा जी आप रहें या ब्रिजमोहन जी रहें, कोई भी रहे, बिल्कुल एक चश्मे से होना चाहिए। लेकिन जहाँ पर राजनीति घुस जाती है वहाँ पर आप देखेंगे जो कि इसको इस तरह से देखने के बावजूद भी आपको वहाँ पर न्याय नजर नहीं आता। लेकिन जहाँ पर देश में न्याय व्यवस्था जिंदा है वहाँ पर जाकर के आप न्यायपालिका में, लेकिन रमाकांत जी, जहाँ पर चुनाव होने होते हैं, जिन राज्यों में चुनाव होने होते हैं, वहाँ पर एजेंसियां लगा दी जाती हैं। जहाँ पर आपको लगता है कि थोड़ा सा भी दबाव बनाकर काम किया जा सकता है, वहाँ पर एक्शन तेज हो जाते हैं, वहाँ पर बड़े बड़े घोटालों को उजागर करने लग दिया जाता है। हमने अभी देखा आरोप तो उत्तर प्रदेश में भी लगे कि कैसे जो है मायावती को दबाव के चलते और जांच एजेंसियां ना उनके पीछे पड़े, इसके चलते सपोर्ट तक मिला। अब इस तरह के आरोपों की वजह से ही ये बार बार एजेंसियों पर सवाल उठने लगता है। आखिरकार यकीन किस पर किया जाएगा? कैसे जो है सच्चाई के साथ, निष्पक्षता के साथ जांच हो पाएगी? जांच होनी है तो सभी की होनी चाहिए। क्यों आप पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में इस वक्त पड़े हुए हैं जांच के पीछे? नहीं, मैं कह रहा हूँ जो कि पूजा जी जो कह रहे हैं जो कि दबाव की राजनीति करते हैं, ये दबाव की राजनीति नहीं है बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ एजेंसियों को बिना तथ्य, क्या इस चीज से इत्तेफाक रखते हैं ब्रिजमोहन जी, जो कि बिना एजेंसी के पास में तथ्य और वो सारे सबूत नहीं जब तक मिलते होंगे तब तक वो कार्रवाई कोई करती होगी? इस चीज को तो ब्रिजमोहन जी मानते होंगे इसको। लेकिन एक कहता हूँ राजनीति से प्रेरित होकर के जिस तरह की अगर हम भाषा की का प्रयोग करें या भाषा का ये दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज सही नहीं है। मैं कह रहा हूँ एजेंसी को बिल्कुल स्वतंत्र, वो पूरी तरह से निष्पक्ष और जांच होनी चाहिए और जिसके विरुद्ध जो तथ्य और विषय मिलते हैं उसके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। मैं उसका पक्षधर हूँ, न कि उसका पक्षधर हूँ जो कि उसके ऊपर में राजनीति कोई। ठीक है ब्रिजमोहन जी। देखिए, मिश्रा जी जो बोल रहे हैं ये मजबूर है इस बात को बोलने के लिए। अब ये कहते हैं जांच एजेंसी। अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपने देखा होगा एक पीयूष जैन साहब के यहाँ पे छापा डाला जहाँ पर कि करोड़ों रुपए मिले थे। वो चूंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निकला तो उसका केस रहा है। क्या उसके यहाँ पे नोट नहीं मिला? सबूत की कौन सी बात है? 20,000 करोड़ की ड्रग्स मुद्रा कोर्ट पर आई, उसको सीज किया है। क्या वो नहीं मालूम एजेंसी को? एजेंसी की आंख पे पट्टी बांध के घूम रही है। 6,000 करोड़ का कोयले का घोटाला हुआ
इसकी पेपर, सारे पेपरों ने इसको बड़े बड़े उसमें छापा, सबूत के साथ छापा। इसकी शिकायत हम लोगों ने ईडी के पास की। आज तक ईडी ने पत्र लिखकर भी नहीं पूछा कि साहब आपने जो शिकायत की है इसके तथ्य आप हमको दे दीजिए। तो मेरा कहना यह है कि ईडी जो भी सेंट्रल एजेंसियां हैं, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, उनका भ्रष्टाचार, उनका करप्शन, उनकी हेराफेरी कोई मायने नहीं रखती। लेकिन यदि किसी विपक्ष का कोई छोटा सा नेता है, अगर उससे 25 रुपए का भी कोई गलती कर दी है, वो इसके लिए जांच एजेंसियां इस प्रकार से टूट पड़ती। जैसे आपको मैं बताऊं, स्वर्गीय सुशांत सिंह वाले मामले में सीबीआई आ गई, ईडी आ गया, आज कितने रोज हो गए जांच, आज उस जांच का क्या परिणाम है मालूम नहीं है। लेकिन उसमें इन्होंने पूरी महाराष्ट्र सरकार को दबाव में डालने की कोशिश की। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का दिल इस मामले में इच्छा शक्ति की दृढ़ थी कि उन्होंने कहा कि मेरे को किसी की चिंता नहीं है, जांच एजेंसियां जांच करें, हम हमारा सारा काम पारदर्शी है, हमें कोई फिक्र नहीं है। तो ठीक है ना ब्रजमोहन जी, ऐसे ही रणनीति अपना लीजिए। कोई चीज नहीं सिद्ध कर पाई। तो मेरा आपसे कहना यह कि आदरणीय पवार साहब जब ये बात कहते हैं, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको राजनीति का और सरकार चलाने का एक लंबा अनुभव है। तो जानते हैं कि किस प्रकार से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग जिसे भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। और मैं आपको एक आश्वासन देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। मैं अभी एक और बात कहता हूं, ड्रग माफिया गैंग जो है वो तो समूह को मालूम है कि जिस समय ये आपका शिप का काम हुआ था, वहाँ पे लोगों को पकड़ा गया था। उसके बाद एनसीबी के खिलाफ पूरी जांच हुई है। और उसमें पाया गया कि जो समीर वानखेड़े जी थे वो गलत काम कर रहे थे, लोगों को हरास कर रहे थे। उस समय जो लोग उन लोगों को छुड़ाने में जो लोग रोल प्ले कर रहे थे, आज वही लोग वहाँ पे स्पीकर बांट रहे हैं, वो लोग वहाँ पे लाउड स्पीकर बांट रहे हैं। क्या ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं दिख रहा कि ड्रग मनी का उपयोग हो रहा है मंदिरों में लाउड स्पीकर बांटने के लिए? क्या इनको ये बात नहीं मालूम है कि उस व्यक्ति के यहाँ पे सीबीआई का छापा डाला था और 68 करोड़ की हेराफेरी उसने की थी? तो ये ना सीबीआई देख, मतलब उस पर जांच नहीं हो रही, आप ये कह रहे हैं कि उन पर जांच नहीं की जाएगी, उन पर किसी तरह की ना तो ईडी ना सीबीआई कोई जांच के दायरे में वो आएंगे ही नहीं। वो तो पवित्र है। हाँ। उन्होंने कुछ नहीं किया, वो तो ये पवित्रता का पैमाना क्या है, यही तो बड़ा सवाल है कि भाई अगर अभी जो है सरकार को ज्वाइन कर ले, सरकार का गुणगान करने लग जाए, तो फिर वो ही एक पैमाना, वो पैरामीटर तय हो जाएगा कि ठीक है आप जांच एजेंसी से बच जाएंगे। क्यों रमाकांत जी? देखिए, यहाँ पर ब्रजमोहन जी जैसे कह रहे हैं, जो कि वहाँ पर वो पर्चे बांट रहे थे और वहाँ पर माइक बांट रहे थे, मैं कह रहा हूँ कि जैसे आज पश्चिम बंगाल का परिदृश्य अगर देखें आप, जहाँ पर मात्र न्यायालय को कहना पड़ता है हर जगह जो कि आप उनको जांच करने दीजिए, ये केस किसी को हैंड ओवर किया जाए। मैं कह रहा हूँ आप भी पश्चिम बंगाल के तर्ज पर धरना दे करके बैठ जाइए ना आप। मैं तो कह रहा हूँ आपको, अगर मान लीजिए आपको ऐसा लगता है जो कि हाँ तथ्य और विषय बिल्कुल मजबूत है और उनके खिलाफ ये सबूत बनता है, बैठ जाइए आप। इसका मतलब उद्धव ठाकरे जी बिल्कुल निष्क्रिय हैं मुख्यमंत्री, तो ऐसे मुख्यमंत्री को हटा दीजिए। जो जहां पर राज्य में अगर मान लीजिए अराजकता की स्थिति है तो हटाइए, क्या जरूरत है, मजबूरी है क्या आपको? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कहीं पे भी नहीं हो रहा है, बल्कि बिना तथ्य और बिना सबूत के मैं कह रहा हूं उनके खिलाफ ही जांच हो रही है। और जहां पर भी जो भी कानून के हिसाब से, चाहे संजय रावत जी हो, चाहे अनिल देशमुख हो, चाहे नवाब मलिक जी हो, कोई भी सबूत अगर मिलेगा, कानून सबके लिए बराबर है, वो हमारे लिए भी बराबर है और ब्रजमोहन जी के लिए भी बराबर है। इसलिए मैं कह रहा हूं जहां पर जो सबूत मिलेगा निष्पक्ष रूप से जांच होगी। केवल आप राजनीति करने के लिए, आप राजनीतिक शब्दों का प्रयोग करने के लिए मात्र इस चीज का अगर कहेंगे जो कि नहीं इसका दुरुपयोग हो रहा है, तो हमारे देश में लोकतंत्र भी जिंदा है और न्यायपालिका भी व्यवस्थित है, मजबूत है। जा करके आप न्यायपालिका में जाइए और जा करके वहां पर कहिए क्योंकि हाँ इसका दुरुपयोग हो रहा है, केंद्र सरकार इसका दुरुपयोग कर रही है। अगर नहीं तो आप माफी मांगिए इस चीज के लिए ब्रजमोहन जी, क्योंकि नहीं इसका दुरुपयोग नहीं हो रहा है। तो एक मात्र माहौल बना करके आप अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। जल्दी से एक मैं और सबूत दे रहा हूँ, बस एक सेकंड लीजिए। ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर थे राजेश्वर सिंह जी, वो 11 बजे इस्तीफा देते हैं और 11:05 पे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा में उनको टिकट दे देती है। आप बताइए, इससे पहले वो जो जांच कर रहे थे उन जांचों का सीधा मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में वो जांच कर रहे थे। तो जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में बन के ईडी, सीबीआई
और इनकम टैक्स अधिकारी अगर जांच करेंगे ठीक तो है, उसका क्या मतलब परिणाम होगा? निष्पक्षता और से उनका जांच क्या नहीं हो उद्देश्य रही है, है? ये आपका इस कहना है। पर बहुत मेरा सारी बात- समय नहीं है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप दोनों में खास मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े। तो एजेंसियां कानून के दायरे में रहकर ही अपना काम करें, अन्यथा इस तरह के सवाल उठते ही रहेंगे। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।